हेलो एवरीवन, कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लास के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुस्कान खान और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। क्लास 11 का टॉपिक है ये। बीके कुमावत रिफ्रेशर में प्रिफर कर लूँ। अब देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना होगा कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, देन उसके एडवांटेजेस, और फिर हमें लास्ट में उसके देखने होंगे डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता क्या है। तो हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि जब किसी फैमिली के मेल मेंबर्स मिलकर किसी एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहलाता है। ठीक है। अब बिजनेस क्यों चलाते हैं हम, ये भी हम सब अच्छे से जानते हैं कि कोई भी पर्सन या कोई भी फैमिली बिजनेस को रन क्यों कर रहा है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो यहाँ पे भी यही सेम कॉन्सेप्ट है कि जॉइंट हिंदू फैमिली के मेल मेंबर्स मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, और उससे प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ठीक है। अब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में उन्होंने ये चीज़ बोली है कि कई बार ऐसा होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में देखने में आया है कि जो लोग रहते हैं वो बिजनेस को किस पे रन करते हैं, अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे। कई बार अपन देखते हैं ना, फॉर एग्जांपल सुनार की शॉप का अपन एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम क्या देखते हैं, किसी टाइम में कोई हेड बैठते थे उनकी फैमिली की, उनके दादा, फिर उन दादा के बेटे बैठने लगे, फिर बेटे के भी बेटे, उनके पोते बैठने लगे, ग्रैंडसन बैठने लगे। तो अपन बोलते हैं ना कि यार इनका बिजनेस तो पुरखों से चला आ रहा है, हमें देखते देखते ही बहुत टाइम हो गया। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस सेम यही है कि एक एंसेस्टरल प्रॉपर्टी पे आपकी पूर्वजों की संपत्ति की मदद से आप क्या कर रहे हैं, आपके बिजनेस को रन कर रहे हैं। और फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब कहाँ पर एम्प्लॉयड हैं, अपने फर्म को ही चलाने का काम वो कर रहे हैं। तो यही चीज़ क्या कहलाती है, हमारी अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली बिजनेस और हिंदू फैमिली बिजनेस। ओके। अब यहाँ पे जब बात होती है तो यहाँ पे दो तरीके के लोग होते हैं HUF में। एक होता है हमारा कर्ता और एक होते हैं हमारे को पार्टनर्स। अब कर्ता क्या होता है, तो फैमिली का जो भी हेड मेंबर होता है, जो फैमिली में सबसे बड़ा होता है और उसी के ऊपर फर्म को रन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो क्या कहलाता है, हमारा कर्ता कहलाता है। कर्ता के अलावा जो भी लोग हुए जो कि कर्ता के अंडर में या उसके गाइडेंस में काम करेंगे, वो क्या कहलाते हैं, हमारे को पार्टनर्स कहलाते हैं। इसलिए HUF में दो पार्टीज हो गई एक तरह से। एक होगा हमारे कर्ता जो हेड ऑफ द फैमिली है, और एक होगा हमारे को पार्टनर जो कि कर्ता के गाइडेंस में अपना वर्क परफॉर्म करेंगे। अब स्कूल्स की बात कर लेते हैं। अगर अपन देखें तो HUF के लिए दो स्कूल्स बताए उन्होंने। एक होता है हमारा दाएं भाग और एक होता है हमारा मिताक्षरा। अब दाएं भाग और मिताक्षरा क्या होगा, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा दाएं भाग। दाएं भाग में ऐसा बताया गया है कि इसमें क्या होगा, कोई भी पर्सन है ना, उसके फादर की यदि डेथ हो जाती है, फादर की डेथ के बाद ही सन जो है वो अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का या बिजनेस का हकदार होगा। और इसके जस्ट अपोजिट अगर अपन मिताक्षरा की बात करें तो मिताक्षरा में ये है कि बाय बर्थ ही जो सन है वो क्या हो जाता है, फैमिली बिजनेस का पार्ट हो जाता है। तो अगर दाएं भाग और मिताक्षरा का कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर ये देखना होगा कि दाएं भाग में ये हो रहा है कि फादर के डेथ के बाद ही सन क्या कर रहा है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी में अपना इंटरेस्ट एक्वायर कर रहा है। और मिताक्षरा में क्या बोल रहे हैं कि बाय बर्थ ही जो सन है वो किसका पार्ट हो जाएगा, फैमिली बिजनेस का पार्ट हो जाएगा। अब देखिए, जो दाएं भाग जो स्कूल है वो कहाँ पर चलता है मोस्टली, तो ये होगा हमारा वेस्ट बंगाल में। और मिताक्षरा वेस्ट बंगाल को छोड़कर पूरे इंडिया में कौन सा फॉलो होता है, मिताक्षरा। अब देखिए, हर एक चीज़ के लिए कोई ना कोई लॉ होता है, कोई ना कोई कानून होता है। इसलिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली के लिए जो एक्ट है वो है हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। और यहाँ पे ये भी कहा गया है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में कि यदि कोई फीमेल ऐसी है जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वो भी क्या हो सकती है, जो फैमिली बिजनेस है उसका पार्ट बन सकती है। पहले ऐसा नहीं था, पर जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसने जो एक्ट है उसके स्कोप को एक्सटेंड करते हुए उसमें ये चीज़ और एडअप कर दी है कि कोई फीमेल है यदि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वो भी क्या बन सकती है, उस फैमिली बिजनेस का पार्ट बन सकती है, क्लेम कर सकती है। अब बात आती है फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब हमें फीचर्स देखना है, नेचर देखना है। सबसे पहली बात आती है लाइबिलिटी की। लाइबिलिटी का मतलब किसी भी पर्सन की सिंपली रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि जो करता है उसकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती है, क्योंकि उसके पास ही सारी पावर है, उसे पूरे बिजनेस का मैनेजमेंट देखना है, बिजनेस के सारे अफेयर्स से डील करना है। तो कर्ता की जो लाइबिलिटीज होती हैं वो हैं अनलिमिटेड, पर यदि हम को पार्टनर जो फर्म के अलग मेंबर्स हैं कर्ता के अलावा, उन सब की जो लाइबिलिटीज है वो होंगी लिमिटेड। नेक्स्ट आता है हमारा मेंबरशिप। तो मेंबरशिप के लिए कोई आपको लीगल फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है, बाय बर्थ ही आप क्या हो जाते हैं, आपके फैमिली बिजनेस का पार्ट बन जाते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा मेंबरशिप टू माइनर। तो ये भी सही चीज़ है, जैसे कि माइनर होता है वो पर्सन जिसकी एज 18 से कम है, मतलब छोटे बच्चे 18 से कम एज के जो बच्चे होते हैं उन्हें माइनर कहा जाता है। माइनर इसलिए क्योंकि अभी उनमें इतनी काबिलियत नहीं है कि वो किसी भी तरह का एग्रीमेंट कर सकें। तो पार्टनरशिप वगैरह इस कंपनी अगर इस टाइप का फॉर्म होता है तो उसमें तो क्या होता है कि माइनर को परमिशन नहीं रहती है। पर क्योंकि ये HUF है, बाय बर्थ ही आप क्या कर रहे हैं, मेंबर बन रहे हैं फर्म के, तो यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि आप बाय बर्थ ही, अगर आप भले ही माइनर हैं, आप फैमिली बिजनेस के मेंबर बन जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी मेंबरशिप टू फीमेल। तो अभी मैंने आपको बताया कि हिंदू सक्सेशन एक्ट ने क्या किया है, अपने स्कोप को एक्सटेंड करते हुए ये कहा है कि हाँ, फीमेल भी जिनके हस्बैंड नहीं है वो मेंबर बन सकती हैं, पर वो भी कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में। दाएं भाग स्कूल ही परमिशन देता है। मिताक्षरा में सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स ही हैं और मेल मेंबर्स ही बिजनेस को रन करते हैं, वहाँ पर फीमेल को मेंबरशिप नहीं दी जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा नो लिमिट ऑफ मेंबर्स। तो मेंबर्स का ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि 10, 50 या 100 ही होना चाहिए। जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, अगर आप चाहें तो उन सबको भी उसी फैमिली बिजनेस में लगा सकते हैं, उनसे रन करवा सकते हैं, उनको को पार्टनर बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नो रजिस्ट्रेशन। कोई बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं, बहुत मिनिमम रजिस्ट्रेशन वगैरह जो होता है वो करवाकर आप आपके फर्म को स्टार्ट कर सकते हैं। इन मोस्ट केसेस तो रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत नहीं होती, सिंपली आप जो थोड़ी बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज़ होंगी उसको फुलफिल करके आप आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि फैमिली का जो हेड है वही क्या करेगा, पूरे बिजनेस का मैनेजमेंट देखेगा। तो जो करता है वो सोली रिस्पॉन्सिबल है फर्म के सारे ऑपरेशंस के लिए, और फैमिली के बिहाफ में ही वो सारे क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट्स करता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सबसे कंसल्ट करे, उसके पास ये फ्रीडम है, ये पावर है कि वो इसके अकॉर्डिंग उसको फर्म के लिए जो डिसीजन बेहतर लगे वो उस तरह का डिसीजन कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लेम और लिविंग द फैमिली बिजनेस। कई बार ऐसा होता है ना कि फैमिली में कोई डिस्प्यूट्स हो जाते हैं और कई बोलते हैं कि नहीं, हम इस बिजनेस को छोड़कर जा रहे हैं, तो उनके पास भी ये पावर है कि वो कर्ता से अकाउंट्स डिमांड कर सकते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, और अगर वो फर्म को छोड़ के जाना चाहते हैं तो वो अपना शेयर क्लेम करके फर्म छोड़कर जा सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा परपिचुअलिटी। परपिचुअलिटी का मतलब होता है कि अगर कर्ता की या किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो फर्म है वो खत्म हो जाएगा, है ना। अगर कर्ता की इन केस डेथ हो जाती है तो जो भी नेक्स्ट हेड मेंबर है वो पोजीशन ले लेगा, और जो भी मेंबर्स हैं वो फिर उसको कंटिन्यूटी में बिजनेस को रन करेंगे। तो ये इस तरह से परपिचुअलिटी या कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। अब बात करते हैं हम मेरिट्स की। अभी हमने फीचर्स देख लिए, अब हमें ये देखना है कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़ है इजी टू स्टार्ट एंड इजी टू डिसॉल्व। अभी मैंने आपको बताया था कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ है नहीं, रजिस्ट्रेशन भी आपको बहुत मिनिमम केस में ज़रूरत लगती है, तो इसको स्टार्ट करना भी बहुत आसान है। और यदि आपको लग रहा है कि यार आपके HUF को, जो आपका फर्म है, उसको कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है या जो को पार्टनर्स हैं वो प्रॉपर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं बिजनेस को रन करने में, तो यदि आप चाहें तो उसको आप शट डाउन कर सकते हैं, आपके फर्म को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नो लिमिट फॉर मैक्सिमम मेंबर्स। ये भी हमने डिस्कस किया था कि मेंबरशिप पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि 10, 50 या 100 मेंबर्स ही होंगे। जो भी उस फैमिली का मेंबर है वो फ्री है अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा लिबर्टी टू कर्ता। तो अभी कर्ता को कंप्लीट फ्रीडम है कि वो कंपनी के सारे अफेयर्स को देखे, मतलब अपने फर्म के सारे अफेयर्स जो भी हैं उन सबको देखे, और जो उसे डिसीजन बेहतर लगे वो डिसीजन वो कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक पर्सन से या हर एक को पार्टनर से डिटेलिंग करे या कुछ डिस्कशन करे। उसके पास पूरी लिबर्टी है, पूरी फ्रीडम है कि उसको जो बेहतर लगे वो उस तरह का डिसीजन फर्म के लिए ले। नेक्स्ट आता है पर्सनल कॉन्टैक्ट। पर्सनल कॉन्टैक्ट सोल ट्रेडरशिप में भी था और यहाँ पर भी मौजूद है। ये एक एडवांटेज ही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप आपके कस्टमर्स से और आपके जो भी क्रेडिटर्स हैं उनसे एक पर्सनल कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखते हैं। तो आपको पता है कि उनकी क्या नीड्स हैं, वो किस तरीके की चीज़ों को प्रेफर करते हैं, क्या उनका टेस्ट है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, उनको उनकी नीड्स को पूरी करके आप उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं, है ना। अगर आपके कस्टमर सेटिस्फाई होंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका प्रॉफिट भी बढ़ना इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो आपके साथ जुड़े रहेंगे और दूसरे लोगों को भी बोलेंगे कि नहीं यार, ये फर्म अच्छा है तो आपको यहाँ से सामान खरीदना चाहिए, यहाँ हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। तो ये एक बहुत बेहतरीन एडवांटेज होता है पर्सनल कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी। अभी जैसे हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो करता है ज़रूरी नहीं है कि वो सब को पार्टनर से डिस्कस करें, है ना। एक हद तक अगर वो कंसल्ट करना चाहते हैं किसी मैटर पे तो वो कर सकता है, पर जो करता है वही फर्म के सारे अप्स एंड डाउन्स के बारे में वेल अवेयर होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि फर्म में एक सीक्रेसी मेंटेन रहती है। जो आउटसाइडर्स है
इजीली उनको फर्म के बारे में किसी तरह की इन्फॉर्मेशन मालूम नहीं हो सकती। फिर नेक्स्ट आता है हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। कर्ता की जो लाइबिलिटीज़ है वो होती हैं अनलिमिटेड, पर जो उसके मेंबर्स हैं, जो उसके को पार्टनर्स हैं, जितना उनका प्रॉपर्टी में शेयर है उसके अकॉर्डिंग उनकी जो लाइबिलिटीज़ रहती हैं वो क्या होती हैं, लिमिटेड होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। मैंने अभी जैसे पहले आपको बताया था कि अगर इन केस कर्ता की डेथ भी हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऐसा नहीं है कि फर्म जो है वो बंद हो जाएगा। जो भी नेक्स्ट फैमिली का हेड मेंबर होगा वो क्या करेगा, अपने फर्म को संभालेगा, वो कर्ता बन जाएगा और फिर इन कंटिन्यूटी जो को पार्टनर्स है वो वर्क करके अपने फर्म को चलाते रहेंगे। तो किसी की डेथ से या किसी और रीज़न से फर्म की कंटिन्यूटी पे कोई असर नहीं पड़ता। नेक्स्ट आता है हमारा इंसेंटिव टू कर्ता। अब देखिए यहाँ पे कर्ता के पास कंप्लीट डिसीजन मेकिंग पावर होती है, तो कर्ता भी एक इंस्पायर्ड रहता है कि नहीं यार, ही हैज़ टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द फैमिली, कि नहीं मुझे मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए कुछ अच्छा करके बताना है। तो वो हमेशा कोशिश करता है कि मैं कुछ बेहतर कर सकूँ जिससे हमारे फर्म की ग्रोथ हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फर्म का प्रॉफिट हो। तो यही चीज़ क्या कहलाती है, हमारी इंसेंटिव टू कर्ता। इंसेंटिव मीन्स अब काइंड ऑफ अ बेनिफिट। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की या लिमिटेशंस की। तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो है लिमिटेड फंड्स। सोल लीडरशिप का भी जो ड्रॉबैक था वो यही था कि फंड्स की कमी होना, और एचयूएफ में भी यही बोला उन्होंने कि फंड की कमी होना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डिसएडवांटेजेस का। क्योंकि होता क्या है, कई बार ऐसा होता है ना कि आप कोई सा बिजनेस रन कर रहे हैं पर फंड ही नहीं है आपके पास, तो आप उसकी कैसे ग्रोथ करेंगे, है ना, आप आपके फर्म को बढ़ा ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि मोस्टली क्या होता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो रहती है उसी पे बिजनेस को लोग चलाते रहते हैं, उनको इतना प्रॉफिट ही नहीं हो पाता है कि वो उसकी ग्रोथ कर सकें। तो लिमिटेड फंड की वजह से ही कई बार क्या होता है, कई जो फर्म है वो ऐसे ही बंद हो जाते हैं। या फिर दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि अगर फैमिली में किसी तरीके के डिस्प्यूट्स हो गए, कन्फ्लिक्ट्स हो गए, तो पार्टीशन हो जाता है बिजनेस का, तो उसकी वजह से और बिजनेस क्या हो जाता है, सफ़र करने लग जाता है। पार्टीशन होने की वजह से उसके जो लिमिटेड फंड्स थे वो और ज़्यादा ही लिमिटेड हो जाएंगे। तो एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका वो है लिमिटेड फंड या कैपिटल की शॉर्टेज होना। नेक्स्ट आता है हमारा अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। यहाँ पर यही चीज़ है कि कर्ता ऑलरेडी इतना ओवरबर्डन है हर काम के लिए, उसकी लाइबिलिटीज़ भी ऑलरेडी अनलिमिटेड है कि वो फर्म के एक्सपांशन या ग्रोथ के बारे में कुछ स्टेप्स ही नहीं ले पाता है। तो एक ड्रॉबैक यहाँ पर ही आ जाता है कि अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी होना कर्ता की। नेक्स्ट आता है हमारा लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अब देखिए, ज़रूरी नहीं कि जो भी कर्ता बना है वो बहुत सारी स्पेशलाइजेशन की या एक्सपर्टाइज की डिग्रीज ही लेकर आया हो, है ना। तो कई बार क्या होता है कि इन सम केसेस ऐसा होता है कि हाँ, अगर कोई अच्छा करता है, एजुकेटेड है बहुत ज़्यादा, तो वो तो इजीली आराम से, अगर स्पेशलाइज्ड है तो प्रॉपर डिसीजन ले सकता है अपने फर्म के लिए। पर कई सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि कर्ता के पास सफिशिएंट मैनेजरियल एबिलिटी नहीं है ना, सफिशिएंट वो एजुकेटेड नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, एक लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी का डिसएडवांटेज भी आ जाता है। और फिर कई बार क्या होता है, कोई हेस्टी डिसीजन लेने में आ गया, क्योंकि कर्ता ही रिस्पॉन्सिबल है सारे डिसीजन को लेने के लिए। अब कर्ता ने अगर जल्दबाजी में, पहले ही वो ओवरबर्डनड है अपने वर्क की वजह से, और जल्दबाजी में अगर कोई गलत डिसीजन ले लिया तो उसकी वजह से भी क्या होता है, फर्म का लॉस होने का चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर एक ड्रॉबैक तो हो गया लिमिटेड फंड्स, मतलब कि कैपिटल की शॉर्टेज होना। फिर कर्ता की लाइबिलिटीज़ का अनलिमिटेड होना। फिर मैनेजरियल एबिलिटी, ज़रूरी नहीं है कि हर एक कर्ता हर एक फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो या एक्सपर्ट हो उस हर एक काम को करने में। क्योंकि अगर आप बिजनेस को रन कर रहे हैं तो आपको कोई एक टास्क को नहीं देखना रहता, आपको बहुत सारी टास्क को फुलफिल करना होता है। फंड्स कहाँ से आएंगे, सामान हम कहाँ से परचेस करेंगे, किसे सेल करेंगे, कितना प्रॉफिट परसेंटेज रखेंगे, मार्केटिंग कैसे होगी, XYZ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि कर्ता हर एक चीज़ में एक्सपर्ट हो। फिर नेक्स्ट आता है हमारा डेंजर ऑफ हैस्टी डिसीजन। तो यहाँ भी कर्ता रिस्पॉन्सिबल है डिसीजन लेने के लिए, और जल्दबाजी में अगर कोई डिसीजन गलत ले लेता है तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, हमारे फर्म को लॉस हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि एचयूएफ क्या होता है, एक फैमिली बिजनेस होगा। देन उस पर कौन कौन से स्कूल थे, दाया भाग एंड मिताक्षरा। उसके बाद हमने देखा कि इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, एंड देन इसके हमने लिमिटेशंस को भी डिस्कस किया था। यदि आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।